हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था जिसके अंदर अपने लगभग 13 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज अपन 14 नंबर लेक्चर की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो आरसीसी में पढ़ाया है पहले वो आरसीसी का इंट्रोडक्शन बताया है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बताया है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में बताया है, लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बताया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में बताया है, ठीक है, और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, टी बीम, बीम की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कोड के अकॉर्डिंग वो बताई है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने शेयर वाला जो टॉपिक पढ़ा, शेयर पढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ा, डेवलपमेंट लेंथ पढ़ा, ठीक है। और ये जो आज अपना 14 नंबर का जो लेक्चर है ये भी एक तरह से जो शेयर, जो बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलपमेंट लेंथ, तो उसी का पार्ट है, ठीक है। तो अपना जो 13 नंबर का लेक्चर और 14 नंबर का लेक्चर है वो कंटिन्यू है, एक साथ है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये समझने के लिए या 14 नंबर लेक्चर आप डायरेक्टली पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू से लेके लास्ट तक कनेक्ट होता है। तो आप 1 नंबर से लेके जो 13 नंबर के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं उनको जाग के उनको ध्यान से पढ़ो और उसको फिर इसके बाद में 14 नंबर का आप लेक्चर देखो दोस्तों, जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी बाहर नहीं जाएंगे। आप कोई भी किताब उठा के उससे बुक सोल्व करके देख लेना जो यहाँ पढ़ाया जाता है। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ में आप अपनी नोट्स या उसमें नोट कर सकते हैं कि जो पढ़ाया जाता है उसको नोट कर लो, इसके बुक्स वगैरह की प्रैक्टिस कर लो। इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बनते हैं मैं उनकी क्लास आपके लिए अलग से बनाऊंगा, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाता है उसकी क्लास इसके साथ में अलग से बना के और फिर डालेंगे, ठीक है। तो जल्दी हमारा एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट भी आने वाला है, उस पर पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स मिलेगा आपको, जेईएन का। और उसके अलावा उसमें पीडीएफ वगैरह जो नोट्स रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा, अभी कुछ दिन बाद में मैं आपको यूट्यूब पे आके बाकायदा उस चीज के लिए बता दूंगा, ठीक है। तो आप जो चैनल है उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तो हमारा जो भी अगर कोई वीडियो अपडेट होता है तो वो आपके पास तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, जैसे मैं आपको इससे पढ़ाने से पहले मैं कल जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में एक बार बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में वापस एक बार बात करता हूं। तो दोस्तों, जैसे ये बीम है, ये कोई भी बीम है, ये सपोर्ट है, इसमें ये जो टेंशन रेनफोर्समेंट है, इन टेंशन रेनफोर्समेंट को अपन यहां पर बेंड करते हैं। ये इस तरह से, ये जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहेगी इसमें ऊपर से लोड आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस पोर्शन में यहां पे जहां क्रिटिकल सेक्शन बनेगा, यहां पे फ्लेक्चरल स्ट्रेस डेवलप होगा, फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा। और ये जो ये वाला पोर्शन है इस पे एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस आएगा, ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे। तो कुल मिला के बॉन्ड स्ट्रेस जो है कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस और दूसरा है फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस। तो अपन बात करते हैं एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। जब स्टील कंक्रीट के अंदर लगाया जाता है तो स्टील के चारों तरफ कंक्रीट रहती है, तो स्टील पर जब टेंसाइल लोड, एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड लोड जब आता है, जैसे मैंने कल बात करी, तो अनबैलेंस्ड लोड आता है तो उसके कारण उस पर रेनफोर्समेंट और कंक्रीट की सरफेस पे एक पैरेलल डायरेक्शन में एक स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसको शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसको बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। और वो बॉन्ड स्ट्रेस कौन सा होता है, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस होता है।
फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन के कारण जब शियर फोर्स मैक्सिमम आता है तो उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन होने के कारण फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सेक्शन होंगे। इसको कहां पर चेक किया जाता है? जहां पर क्रिटिकल सेक्शन बनेगा, जहां पर क्रिटिकल सेक्शन जहां बनेगा उस जगह पर इस स्ट्रेस को चेक किया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि अपना जो ओरिजिनल में अपन जो बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ते हैं वो कौन सा होता है? वो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस होता है। जो अपन जैसे डेवलपमेंट लेंथ वगैरह में पढ़ा तो वो स्ट्रेस बॉन्ड स्ट्रेस कौन सा होगा, ये इसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से बॉन्ड स्ट्रेस है। ये तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बॉन्ड स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस कैसा है? बॉन्ड स्ट्रेस एक शियर स्ट्रेस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था उसी का पार्ट है। अब बात कर रहे हैं अपन हुक्स लेंथ या एंकरेज वैल्यू। देखो, बीम के टेंशन में जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं, जैसे ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट लगाया, इसको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट या मेन रेनफोर्समेंट कहते हैं, जो टेंशन में लगा। ये दो या दो से ज्यादा लग सकते हैं। इसी प्रकार कंप्रेशन में भी लग सकता है। ठीक है, इनको बांधने के लिए या शियर स्ट्रेस को रोकने के लिए स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। तो जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगेंगे, कंप्रेशन में मेन रेनफोर्समेंट, उनको आप हुक्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप करो तो ठीक है, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेंशन में जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगा है उसको, उसके यहाँ सपोर्ट पे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में हुक्स प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जिस वैल्यू को यहाँ हुक्स प्रोवाइड किया जाता है उसकी एंकरेज वैल्यू निकाली जाती है। एंकरेज वैल्यू निकाली जाती है। वो एंकरेज वैल्यू क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये एंकरेज वैल्यू किस में दी जाती है? ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में दी जाती है। इसके अलावा ये स्ट्रिप्स में भी दी जाती है। तो स्ट्रिप्स की बात मैं अलग बाद में करूंगा। पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लग रहे हैं टेंशन में, उनकी एंकरेज वैल्यू कितनी है उसकी बात करूंगा। ठीक है, देखो अपन बात करता है एंकरेज वैल्यू की, यानी जो सपोर्ट पर जो हुक्स की लेंथ रखी जाती है उसको एक तरह से एंकरेज वैल्यू बोली जाती है, यानी L0 का मान होता है। तो इस L0 के मान को एंकरेज वैल्यू या हुक लेंथ बोलते हैं। इसको L0 भी कहते हैं, जो कल अपन ने पढ़ा था M1/VU प्लस L0। तो L0 का मान है ये। तो ये अपन बात किसके लिए कर रहे हैं? फॉर मैन या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूं 180 डिग्री या यू टाइप या स्टैंडर्ड हुक। स्टैंडर्ड हुक, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक ये रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट है, इधर इसकी सरिये की लेंथ बढ़ी हुई है। इसका जो डाया है वो कितना है? 5 मतलब मेन रेनफोर्समेंट का डाया है। तो मैंने इसका ये जो मान है इतना मान लिया, इतने को मैं बेंड करूंगा इसको। तो यहां से लेके यहां तक कितना लिया? 16.5। ठीक है, तो ये जो 16.5 है ये एंकरेज वैल्यू कहलाती है या हुक लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो इसको बेंड किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा? देखो मैं बनाता हूं यहां पे। तो ये इस तरह से यहां से बेंड किया अपन, इस तरह से इसको बेंड कर दिया। तो यहां से ये यहां तक बेंड किया, कितना है? 16.5 को। तो ये जो लेंथ है ये रखी जाती है 4.5। यहां से यहां तक की लेंथ रखी जाती है 4.5।
और ये जो लेंथ रखी जाती है ये भी कितनी रखी जाती है 4 5, और यहां से इसका जो ये मान है ये रखा जाता है n 5। ठीक है, तो इसके लिए एंकरेज वैल्यू क्या होगी? एंकरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 16 5। ये एंकरेज वैल्यू का मान हो जाएगा। ये स्ट्रेट कितना रखा जाएगा 4 5, इसको यहां से कितने 4 5 है, इन दोनों के बीच में गैप कितना 4 5, और ये कर्वेचर यहां दिया जाता है ये n 5। तो यहां पर जो n है, n कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान 2 रखा जाता है किसके लिए? फॉर माइल्ड स्टील। और n बराबर 4 रखा जाता है फॉर डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये एंकरेज वैल्यू पूछ लेता है, या यहां पर ये पूछ लेता है कि n का मान कितना होगा। तो माइल्ड स्टील के लिए n का मान 2 होगा, या प्लेन बार के लिए 2 होगा, और डिफॉर्म्ड बार के लिए इसका मान कितना होगा 4 होगा। आप यहां 4 रख दोगे तो कितना देखो, 2 रखेंगे तो 2 5, 4 रखेंगे तो 4 5। ये किसके लिए हो जाएगा? ये 180 डिग्री या यू टाइप या स्टैंडर्ड, ये यू टाइप हुक होता है, इसको स्टैंडर्ड हुक भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 90 डिग्री एंगल या 90 डिग्री हुक। तो इसमें वही ये रेनफोर्समेंट है, ये आगे बढ़ा हुआ है, इसका डाया कितना है 5। तो इसमें क्या करेंगे कि इसकी स्ट्रेट लेंथ यहां से लेके यहां तक 8 5 लेंथ को अपन क्या करेंगे बेंड करेंगे 90 डिग्री का। तो एंकरेज वैल्यू क्या हो गई इसकी 8 5, या हुक लेंथ कितनी होगी, हुक लेंथ भी बोल सकते हैं 8 5। तो इसको किस तरह से बेंड किया जाएगा? तो यहां से यहां तक इसका मान कितना हो जाएगा 4 5, यहां से यहां तक इसका मान कितना हो जाएगा n + 1 × 5, और ये मान कितना हो जाएगा n 5। वही n का मान कितना है 2, किसके लिए? माइल्ड स्टील या प्लेन बार के लिए, और n का मान 4 है किसके लिए? डिफॉर्म्ड बार के लिए। तो ये 90 डिग्री हुक हो गया। इसी प्रकार 135 डिग्री एंगल पे भी इसको बेंड किया जाता है, 45 डिग्री पे भी बेंड किया जाता है। सबसे ज्यादा काम में ये आता है, इसको स्टैंडर्ड हुक बोलते हैं, या तो ये काम में आता है, ये काम में आता है। अब जैसे अपन बात करते हैं किसकी 135 डिग्री एंगल की, अपन बात करते हैं 135 डिग्री एंगल की। तो इसके लिए एंकरेज वैल्यू कितनी रहती है 12 5, और इसी प्रकार 45 डिग्री एंगल के लिए बात करें तो एंकरेज वैल्यू कितनी रहती है 4 5, ये मान रहता है। तो देखो 45 के लिए कितना 4 5, 90 के लिए कितना 8 5, 135 के लिए कितना 12 5, और 180 के लिए कितना 16 5। तो 4 8 12 और 16 5 के रेस्पेक्ट में चलना है। तो 45 90 आएगा, फिर 135 आएगा, फिर 180 डिग्री आएगा। ये मेन रेनफोर्समेंट के लिए बात हो रही है। किसके लिए? मेन रेनफोर्समेंट की। अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंकरेज वैल्यू फॉर स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स के लिए बात करें तो स्ट्रिप्स में क्या होता है कि 45 डिग्री तो आता नहीं है स्ट्रिप्स में, तो 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री एंगल के लिए कितना एंकरेज वैल्यू का मान रखा जाता है 8 5। उसमें भी कितना रखता है मेन के लिए
85 रखते हैं। 135 डिग्री एंगल के लिए कितना रखते हैं? 65। उसमें कितना रखता है मेन रेनफोर्समेंट के लिए? 12.5। और 180 डिग्री एंगल के लिए मान कितना रखा जाता है? 4.5। और उसमें कितना रखा जाता है? 16.5। तो ध्यान देना है, ये जो अपन एंकरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? मेन रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जो बीम के अंदर लंबाई में लगते हैं। और ये जो शियर रेनफोर्समेंट होता है, जो रिंग होती है, स्ट्रिप्स होती है, उनके अंदर जो हुक्स प्रोवाइड किया जाता है, उसकी बात हो रही है। 90 डिग्री है तो कितना? 8.5। 135 डिग्री है तो कितना? 6.5। 180 डिग्री है तो कितना? 4.5। तो इस तरह से ये किसके लिए है? ये स्ट्रिप्स के लिए है। ध्यान रखना, स्ट्रिप्स की बात अलग होती है, ये अलग है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाए कि स्टैंडर्ड हुक के लिए एंकरेज वैल्यू का मान कितना होता है, तो आपको हमेशा मेन रेनफोर्समेंट वाली वैल्यू बतानी है। स्ट्रिप्स की तो तब बतानी है जब स्ट्रिप्स के लिए बोला जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। देखो, अपन बात करते हैं कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, इसके लिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको आपको ध्यान रखना, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फॉर कर्टेलमेंट द रेनफोर्समेंट शेल एक्सटेंड बिहाइंड द पॉइंट एट विच it is no longer required to resist bending for a distance equal to। इस केस के लिए डिस्टेंस का मान क्या रखा जाएगा? या तो इफेक्टिव डेप्थ के बराबर रखा जाएगा या 12.5। दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसके बराबर है। कहां पर? सिंपल सपोर्ट या कैंटिलीवर एंड के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसे पॉजिटिव मूवमेंट की। एक पॉजिटिव मूवमेंट आता है, एक नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है। तो पॉजिटिव मूवमेंट की बात करते हैं, तो पॉजिटिव मूवमेंट के लिए पॉजिटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट लगेंगे। तो पॉजिटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट का मान क्या होता है? तो कंटिन्यूस बीम या सिंपली सपोर्टेड के लिए बात करते हैं, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पॉजिटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट, यानी पॉजिटिव मूवमेंट को रोकने के लिए जो रेनफोर्समेंट लग रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इन सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना है? 1/3, 1/3। ठीक है, इतने लगेंगे। और 1/4 इन द कंटिन्यूस बीम सेल शुड गो इनटू द सपोर्ट। तो कंटिन्यूस बीम के लिए सपोर्ट पर कितने लगेंगे? 1/4। इसमें कितने? 1/3, इसमें 1/4। उनके लेंथ कितनी होगी? लेंथ इक्वल डेवलपमेंट लेंथ का 1/3, यानी LD/3 के इक्वल लेंथ रखी जाएगी। ठीक है, तो 1/3 किसके लिए है? सिंपली सपोर्टेड के लिए एटलीस्ट, और एटलीस्ट 1/4 किसके लिए है? कंटिन्यूस बीम के लिए सपोर्ट पर, जिसकी लेंथ कितनी रखी जाएगी? LD/3। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे सिंपल सपोर्टेड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द पॉजिटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट, यानी पॉजिटिव मूवमेंट को जो रोकने के लिए जो रेनफोर्समेंट लग रहे हैं, रेनफोर्समेंट शैल बी लिमिटेड टू ए डाया सच दैट LD कंप्यूटेड फ्रॉम ए इक्वेशन, यानी डेवलपमेंट लेंथ का मान किससे ज्ञात किया जाएगा? 0.87 F5, ये 5/4 टाउ BD। ये जो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है, जिसकी अपन ने कल बात करी, उससे अपन कंप्यूट करेंगे, है ना। और इसका मान किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? जो मैंने कल बताया था, M1/VU + L0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं, किसके लिए? एक सिंपल सपोर्ट और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में, तब ये L0 का मान या तो इफेक्टिव डेप्थ के बराबर रखा जाता है या 12.5, दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसके बराबर L0 का मान रखा जाता है। थर्ड अपन बात करते हैं नेगेटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट। तो नेगेटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट यानी जहां नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है या जहां नेगेटिव मूवमेंट आता है, उसके लिए रेनफोर्समेंट का क्या रखते हैं? तो उसके लिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल रेनफोर्समेंट, यानी टोटल रेनफोर्समेंट का कितना? 1/3 रखते हैं। प्रोवाइडेड फॉर नेगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट, सपोर्ट के लिए है। नेगेटिव मूवमेंट कहां आएगा? सपोर्ट पे आएगा। तो उसके लिए टोटल रेनफोर्समेंट का 1/3 रखते हैं। सेल एक्सटेंड बिहाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर ए डिस्टेंस नॉट लेस देन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेंबर, यानी उसका मान किसके कम नहीं होना चाहिए? एक तो इफेक्टिव डेप्थ
12/5 या 1/16 ऑफ द क्लियर स्पान। इन तीनों में से जो मान बड़ा होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। किसका मान? ये जो सपोर्ट पर जो 1/3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मान जो पॉइंट से इन्फ्लेक्शन पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है उसका मान कितना? इन तीनों से कम नहीं होना चाहिए। तीनों में से कौन सी जो वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू आएगी? किसमें से? एक तो इफेक्टिव डेप्थ में से, एक 12/5 में से, और 1/16 ऑफ क्लियर स्पान। इसमें से, इन तीनों में से जो मान बढ़ाएगा उससे ये मान वैल्यू है जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने जो कर्टेलमेंट जो रेनफोर्समेंट है उसकी बात होगी। उसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आ गया, नेगेटिव मूवमेंट आ गया। तो पॉजिटिव मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट, नेगेटिव मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, वो चीज आ गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी टॉपिक में चल रहा है अपना बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड, है ना। तो बेंड पर बियरिंग स्ट्रेस का मान कितना होता है? तो बियरिंग स्ट्रेस होता है FBT/R5। तो FBT होता है वो टेंसाइल फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स टू डिजाइन लोड इन बार या ग्रुप ऑफ बार, यानी किसी पर्टिकुलर बार के लिए या बार के ग्रुप के लिए टेंसाइल फोर्स का मान होता है डिजाइन लोड के आधार पे। R होता है इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड, जो बेंड किया उसकी इंटरनल रेडियस कितनी है, और फाई क्या है? साइज ऑफ बार या डाया ऑफ बार। तो ये जो बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ है इसका मान लिमिट स्टेट मेथड के लिए, ये जो बियरिंग स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है ये है, इसका मान इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इस वैल्यू से कम रहना चाहिए लिमिट स्टेट मेथड के लिए, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए इस वैल्यू से कम रहना चाहिए। FCK क्या है? वही कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। फाई क्या है? डाया ऑफ बार है। ए क्या है? ए पर्टिकुलर बार या ग्रुप ऑफ बार इन कॉन्टेक्ट शैल बी टेकन एज द सेंटर टू द प्लेन ऑफ द बेंड की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से ये जो बियरिंग स्ट्रेस है इसका मान इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लिमिट के लिए, वर्किंग के लिए। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बियरिंग स्ट्रेस क्या है, तो ये बियरिंग स्ट्रेस है। बियरिंग स्ट्रेस का मान किस लिमिट स्टेट मेथड में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्किंग में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट में और वर्किंग में सिर्फ किसका अंतर है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको 1.5 से, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं लिमिट में, बाकी इसमें ये FCK की FCK आ जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना बियरिंग स्ट्रेस आ जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लैप स्प्लाइस, है ना, या इसको लैप लेंथ भी कह देते हैं, लैप लेंथ भी कह देते हैं। जैसे ये एक रेनफोर्समेंट है, ये कोई दूसरा रेनफोर्समेंट है, तो इसको अपन ने क्या किया? लैप करके इसको बाइंडिंग वायर है उससे अपन ने इसको बांध दिया। तो ये जो लेंथ है इसको अपन क्या कहते हैं? लैप लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैप लेंथ कहते हैं। ये जो लैप स्प्लाइस या लैप लेंथ जो या लैप स्प्लाइस जो रखा जाता है वो 36 mm डायमीटर तक रखा जाता है। अगर डायमीटर रेनफोर्समेंट बार का डायमीटर 36 mm से ज्यादा है उस कंडीशन में अपन लैप स्प्लाइस नहीं करते हैं। उस कंडीशन में आके कोई मैकेनिकल डिवाइस से उसको रेनफोर्समेंट बार को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये कोई मैकेनिकल डिवाइस है इसको कस देते हैं, या वेल्डिंग वगैरह जो यूज में लिया जाता है उससे करते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट को इस प्रकार से करते हैं। अभी देखो इनके लिए कुछ मान दिया है कि इसका कितना कितना रखते हैं। तो फ्लेक्सुरल टेंशन की बात हो तो उस कंडीशन में या तो डेवलपमेंट लेंथ या 35, दोनों में से ज्यादा वैल्यू होगी, उससे कम नहीं रखते, उसके बराबर या उससे ज्यादा मान रखते हैं। डायरेक्ट टेंशन में इसका लैप स्प्लाइस का मान कितना रखा जाता है? 2 into डेवलपमेंट लेंथ या 35, दोनों में से ज्यादा। स्ट्रेट लेंथ, स्ट्रेट बार की लेंथ के लिए या स्ट्रेट लेंथ के लिए क्या रखा जाता है? 15 या 200 mm, दोनों में से ज्यादा। और कंप्रेशन के लिए रखा जाता है LD या 24 तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में लैप स्प्लाइस का मान कितना रखा जाता है, इस कंडीशन में लैप स्प्लाइस का मान कितना रखा जाता है, इसमें और इसमें। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपना टॉपिक था ये इसमें एंकरेज वैल्यू आ गई थी। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया और ये जो लैप लेंथ है इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरीके से नोट्स उतार लो, उसको लिख लिया करो और डेली उसकी
जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो। धीरे धीरे आपको आपका बेस बन जाएगा अच्छा खासा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। ठीक है, धन्यवाद।